ज्यादातर टैक्स जो है ना वो लगता है सेलिंग प्राइस पे। हम्म, कोई कोई भी एक सेलिंग प्राइस होगा, वो एमआरपी भी हो सकता है एक, और वैसे भी सेलिंग प्राइस हो सकता है, क्योंकि एमआरपी पे कई बार आप डिस्काउंट देते हो। तो वट एवर इज द सेलिंग प्राइस, जो बेसिकली कस्टमर एक शॉपकीपर को पे करता है, उस पर हमारा टैक्स लगता है। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस पर टैक्स लगता है ना, तो मैं 100% ना इसको कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो अगर सपोज करो मेरा 8% का टैक्स लगता है, अगर मेरा 8% है और सेलिंग प्राइस मेरा 100% है, तो टैक्सेबल परचेज जो मेरा होगा ना, वो मेरा 108% का होता है। एक तो ये चीज मुझे ध्यान रखना है। दूसरा, कि अगर सपोज करो तुमको ओनली टैक्स का वैल्यू दे दिया, कि जैसे बोला मैंने कुछ टैक्सेबल आइटम परचेज किए और उसमें मैंने टैक्स पे किया 48 रुपीज का, और बोला कि टैक्स रेट जो है वो 15% का है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि 15% जो भी टैक्स पे कर रहा है उसी का वैल्यू 48 है। तो 48 अगर 15% के इक्वल है, अगर मैं बोलूंगा अगर 15% का वैल्यू 48 है, तो हम वही करते हैं कि 1% का वैल्यू हो जाता है मेरा 48/15, और इसी को 100% में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं हम इसको। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो 100% का वैल्यू होता है सेलिंग प्राइस, वो बनेगा तुम्हारा 320। अब 320 में आप ये 48 रुपीज ऐड करने मत भूलना, क्योंकि ये 320 रुपीज जो है ना, ये तुम्हारा टैक्सेबल परचेज नहीं है। क्वेश्चन पूछता है तुमको टैक्सेबल परचेज कितने रुपए का हुआ है, तो ये जो 320 आया ना, इसे कई बार टैक्सेबल परचेज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है सेलिंग प्राइस है ये, तो यही परचेज होगा। लेकिन ये टैक्सेबल परचेज नहीं होता, इसमें तुमको 48 रुपीज का टैक्स और ऐड करना पड़ता है, और उसको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी तुम्हारी 368, ये मेरा बनता है टैक्सेबल परचेज। ठीक है रुतवी? सर एक बार और बोलना प्लीज। क्या बोलूं बताओ? सर एक ये क्वेश्चन। मतलब इसमें कहाँ नहीं समझ आया, एक बार और बोलना तो मत बोला करो कम से कम। ये ये थ्री बोलूं क्या? 368 वाला हाँ हाँ, ये मतलब, अमाउंट 48 क्यों ऐड किया? अरे तुम 320 रुपए का सामान खरीदते हो, 48 रुपीज टैक्स देना है, तो ऐड नहीं करता वो शॉपकीपर? टैक्सेबल परचेज में? हाँ। कहाँ ओके रहती हो तुम, ओके, पहले ये द बताओ। फाइनल अमाउंट। तुम ओके। ये बताओ रहती कहाँ हो? अरे पुणे। उससे बताते हैं, लाइव केस लेके एक। बताओ कहाँ रहती सर हो? पुणे। पुणे? अच्छा तुम माही बोल रही हो। हम्म। माही मैकडी उसमें तो जाना होता होगा पक्का, मैकडी डोमिनोज वगैरह में तो। सर मैं घर में खाना बनाती हूँ। चलो वो बहुत कोरोना। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मतलब उससे पहले तो कभी जाना हुआ होगा। जी। ठीक है, तो वो टैक्स लगाते हैं हमारा, अगर 99 का बर्गर होता है ना, हम्म हालांकि वो तो उसमें तो इंक्लूडिंग टैक्स रखते हैं वो। बट हम्म तुमने यूजुअली देखा होगा, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो कि आप देखते हो 320 पर प्लेट का, अगर वो है आपने एक प्लेट लिया, तो आपको हम्म बिल जो है ना 320 नहीं पे करना होता है, वो थ्री हम्म सिक्सटी या 380 में जाता है कुछ। तो वो हम्म जो ऐड होता है ना, वो ये टैक्स ही होता है। तो यहाँ जो 320 आया ना, ये तुम्हारा एसपी है, ना कि टैक्सेबल परचेज। हम्म इसमें 48 हम्म ऐड करोगे तो एक्चुअल में अल्टीमेटली आप जो वैल्यू पे करोगे, जो टैक्सेबल परचेज होगा, वो 368 रुपीज हम्म। होगा फाइनल वैल्यू। ठीक है। ये मुझे समझ आ गया था सर। मैं ये पूछ रही थी कि क्वेश्चन इस पे जो रहेंगे उसके लिए जो आप बोल रहे थे कि उसमें ये मत लिखना एसपी का, ये मिस्टेक मत करना मतलब वो। क्वेश्चन ये रहेगा, वो ये पूछेगा, जैसे अगर बोलता है कि टैक्स रेट है 8% का, जी। ठीक है, और 15 वो 48 रुपीज, उसने ये क्वेश्चन अलग था, 15% वाला था हमारा क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज, नाउ आई एम क्लियर सर। 8 वाला हटा दो यहाँ से। अभी क्वेश्चन जी सर। वाला 15 वाला शुरू हो गया था कि टैक्स रेट जो है 15% का है। ठीक है, और जी टैक्स सर। जो एज ए टैक्स वैल्यू पे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं 48। तो उससे जी। मुझे पता चला, मैंने 100% का वैल्यू निकाला, वो मेरा आया 320। तो 320 जो 100% का वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस बनता है ना करेक्ट। 320। और उसके बाद, अंडरस्टूड सर। हाँ उसके बाद टैक्स वाला ऐड करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, जी सर, जी सर। चलो। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा ये वाला, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे आपको जरूरी जो होता है
कि इलेक्शन ना यहाँ सिर्फ दो पार्टी के बीच में होता है, यहाँ ना तो कोई निर्दलीय पार्टी होती है ना, मतलब थर्ड कोई पार्टी ही नहीं है, सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में इलेक्शन होगा, एक पार्टी ए है तो दूसरी पार्टी बी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक विनर होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा लूजर होगा, जब दो ही कैंडिडेट है। हालांकि रियल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, बट क्वेश्चंस के अगर उस पर चलना है हमें, तो हमें दो ही लोगों के बीच में इलेक्शन कंडक्ट कराना है। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि विनर को अगर 54% वोट मिलता है, तो लूजर को कितना परसेंट वोट मिलेगा ये बताओ, बोलो। कोई बेस तो चाहिए होगा ना कि 100% से करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ परसेंट में ले रहा हूँ ना डेटा, तो इसका 4% का मतलब है कि बेस जो होगा ना वो 100 ही होगा, 100% तो होगा। 100 माइनस 54 या 46। यहाँ मिलेगा 46%, ठीक है। अब जी। होता क्या है, अगर विनर की मेजोरिटी देखनी है आपको कि कितने वोट कितने परसेंट की मेजोरिटी से विन करता है, तो आप बोलोगे 8%। हम गलती क्या कर देते हैं, हमें लगता है यार अगर 50-50% मिलते दोनों को तो बराबर होता, इसको 54% मिले मतलब 4% एक्स्ट्रा मिले हैं लूजर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कि जो एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं ना वो 8% होते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, बोलता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गोट्स 54% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है, एंड विन बाय द मेजोरिटी ऑफ 8%। और अगर तुमको टोटल वोट पोल्ड दे देता है वहां पे, बोलता है कि टोटल वोट पोल्ड जो हुए वो तुम्हारे 10,000 है सपोज करो, तो पूछेगा विनर को कितना वोट मिलेगा या लूजर को कितना वोट मिलेगा। तो आपको सीधे, वैसे तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, हालांकि ये सीधे सीधे क्या हो गया तुम्हारा 54% ऑफ 10,000, ये 46% ऑफ 10,000, और कितने वोट की मेजोरिटी से जीतता है 8% ऑफ 10,000, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये इसने टोटल वोट ना देके वो ये बोलता इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट विनर को 54% मिलता है, ठीक है, एंड विन विन बाय 840 वोट्स, ये बोलता है कि 54% जो विनर कैंडिडेट को मिला एंड विन बाय 840 वोट्स, तो 840 वोट्स का मतलब ये है कि वही मेजोरिटी है। तो पूछता है कि टोटल वोट कितने पोल्ड हुए होंगे, यहाँ पर अब तुमको उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने वोट पोल्ड हुए हमारे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ मेजोरिटी देखोगे 8% का, ठीक है, और 8% का वैल्यू जो है ये 840 वोट्स होता है। तो वहां पर तुम करोगे 840 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, और इंटू 100 अगर कर दोगे तो तुमको टोटल वोट आ जाएगा 1500 टोटल वोट्स पोल्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लाता हूँ बिल्कुल नॉर्मल सा, ओके। बोलो, मैं बोलना चाह रहा था कुछ, मतलब इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, बोलता था विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 61% ऑफ द टोटल वोट एंड विन बाय द मेजोरिटी ऑफ 1320 वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, ये एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। तो वहां पर आप क्या करोगे, विनर को अगर 61% मिल रहा है और 1320 वोट्स की मेजोरिटी से वो जीतता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विनर को अगर आपका 61% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, 39। 39%। आप इसका मेजोरिटी देखोगे उठा के तो बनेगा 22% का, ठीक है। तो और वही 1320 डिवाइडेड बाय 22 हाँ 1320 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, इंटू 100। टोटल वोट पोल आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा 22 इंटू 6 होता है 60 इंटू 100, 6000 टोटल वोट। तो ये तो एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, या तो आपको टोटल वोट दे देगा या आपको मेजोरिटी दे देगा, तो उससे कुछ भी, अब जैसे बोलता सेकंड क्वेश्चन में। सर तो आप आज ये शीट कराने वाले हो पूरा? हाँ तुमको जाना है कहीं, सर मेरा ये शीट हो चुका है, इसलिए मैं पूछ रही थी। फिर हो जाओ फिर।
अगर रिवाइज करना है तो बैठ सकते हो, नहीं तो फुर हो जाओ, ठीक है। चलो जो सेकंड क्वेश्चन है, बोलता है इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, कि अगर इसका 84 है तो उसका 16% होगा, जो भी मेजोरिटी होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तीसरी पार्टी, in an election between two parties CJP and JP, the winner party is JP and secure 53% of the vote polled, ठीक है। अब बोलता है if the number of votes secured by CJP is 42,300 then the number of votes secured by winning party। बहुत आसान है भाई, अगर इसको 53% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 47%। और 47% का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि जेपी पार्टी विनर है तो इक्वल टू 42300। हाँ, तो जो भी 47,000 का वैल्यू, वो 47,000 वुड बी इक्वल टू 42,300। उससे आप की वैल्यू निकाल दोगे। तो मैं एक बार कर देता हूँ इसको, कि अगर विनर को तुम्हारा जो है वो 53% मिलता है तो लूजर को मिलेगा 43%, सॉरी 47। और 47% का वैल्यू तुमको गिवन है, कितना है 32,400 ना, या 42,400, 43 शायद, 42,300, 42,300 जो है इसका वैल्यू गिवन है, तो इसी के इक्वल रख लोगे तुम इसको। तो वहां पर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि 47% का वैल्यू 42,300, 1% का वैल्यू 42300 डिवाइडेड बाई 47। और तुमको कितने परसेंट का चाहिए, 53% का वैल्यू मुझे चाहिए अगर विनर कैंडिडेट का बताना है। तो मैं यहाँ 100% मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही 53 का निकाल लेता हूँ। 53 कर देंगे। तो 42300 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 53 सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये 9 से जाएगा शायद। 47,700। हाँ 900। 9 आएगा ना यार? हाँ 900 है ना। और 00 900 इंटू 53 कर दो, तो 53 इंटू 9 करने के लिए 47,700। 47,700 ये तुम्हारा विनर कैंडिडेट वाला वोट आ जाएगा, 47,700। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी यस सर। अगर कल मेरे को कोई बोला ना मैं सो गई थी क्लास में, मेरे को दोबारा बता दो, मैं घर पहुंच जाऊंगा एड्रेस लेके, सच में डंडा लेके वो भी। ठीक है चलो, अब ये जो है ना, ये तो था नॉर्मल वोटिंग का। उसके बाद अब जो कंसेप्ट आएगा उसमें क्या होता है, कुछ ना इनवैलिड वोट्स होते हैं। जैसे हुआ क्या, 100% ने वोटिंग किया, 10% ना इसका इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो टोटल 90% ही है, ठीक है। अब इसने बोला कि विनर कैंडिडेट को मिलता है 54% वोट and win by majority of 600 वोट्स। ऐसा बोला कि 600 वोट्स की मेजोरिटी से जीतता है। हाँ, तो इसको और आसान बनाने के लिए मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ, तो 800 बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए और काम आसान हो जाएगा। तो अगर ये विनर का है तो लूजर का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 46। 36 ना, 90 में से करेंगे ना। ना 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 ना, अभी तुम ना उस पर जाओ ही मत। अभी ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, ये वैलिड वोट का ही है। ये आउट ऑफ टोटल वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैंने, 54 और 46। क्योंकि स्टेटमेंट में बोलता है विनर कैंडिडेट, तो उसमें इनवैलिड भी काउंट होगा सर? ना 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 ना, तुम सुनो, स्टेटमेंट ये होता है कि विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। अभी ये इनवैलिड की उसने बात ही नहीं की है, वो हम बाद में बात करेंगे। उसने क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है।
एंड विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो इसका मतलब ये वैलिड को वो एक टाइम के लिए 100% हमें कंसीडर करना पड़ेगा। वो बाद की बात है कि वो टोटल का बेशक 90% होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर 100% ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नहीं, वैलिड के टर्म में। क्यों करेंगे सर? जब वो क्लियरली सर बोल रहा है पहले स्टेटमेंट में, फिर कैसे करेंगे? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो बात को ना। अरे 54% ऑफ द वैलिड वोट का मतलब ये होता है इस 90% का 54% निकालना है तुमको। वैलिड तो यही है ना 90%। हाँ, तो अब तुम इसका 54% निकाल लो। निकालो कितना होगा इसका 54%। फोर्टी 8.6 होगा ना। तो अगर तुम वैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तब ये 48.6% बनेगा, क्योंकि उसने बोला 54% ऑफ द वैलिड वोट। टोटल का मैं 54% क्यों लूंगा? तो वैलिड वोट तो 90% है ना सर, हाँ तो तो 90। वहाँ लूजर को 46 की जगह 36 होना चाहिए ना। अरे यार तुम सुनो बात। हम्म। ये बोला कि टोटल वोट पोल हुए 100%। जी ठीक है, इसको मैं जी मान लेता हूँ कि 10,000 वोट पोल हुआ, 1 जी लाख पोल हुआ। ठीक है, इस जी इसमें से क्या हुआ, 10% जो ना इनवैलिड हो गया, और इसका मतलब हुआ कि 1 लाख में से 10,000 जो है इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 90% और नंबर के टर्म में 90,000 जो है वो वैलिड होगा। हम्म ठीक है, जी अब ये जो 90,000 वोट है जो वैलिड वोट मेरे पड़े हैं, 90,000 वोट पड़े, मैं इनको ऐसा नहीं बोल सकता कि इसी को मैं 100% नहीं कंसीडर कर सकता एक टाइम के लिए उस चीज को भुला के अभी के लिए। अब भाई वैलिड वोट के टर्म में तो ये 100% है ना। टोटल वैलिड वोट तो 100% ले सकता हूँ ना मैं। अगर मैं बोलूँ कि 3% है ABC, ठीक है, हम्म इसका इनकम जो है 1 लाख है, हम्म इनकम 50,000 है बी का। तो आप बोलोगे बी का इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 50%। हम्म अगर तुम ए की इनकम को भुला दो तो मैं अपनी इनकम को 100% नहीं बोलूंगा अपने लिए। हम्म तो वही तो यहाँ हो रहा है कि तुम पीछे वाला भूल ही जाओ ना। जब तुमको बोल रहा है कि 54% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट अगर 100% हो गए, तुम 54% वर्ड का मतलब समझो पहले। 54% का मतलब वैलिड वोट अगर 100 होंगे ना तब ये 54 है। और मेरे को अगर नहीं समझ आ रहा। तुमको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। यही नहीं समझ आ रहा सर, डिफिकल्ट और क्या आएगा? तो डिफिकल्ट समझ आता है, पता है, मैं बताता हूँ ना डिफिकल्ट समझ आता है। जैसे वोट जो पोल्ड हुए मेरे टोटल वो 100% है, 10% इनवैलिड हो गए, तो 90% वैलिड है। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं तुमको बोलूंगा कि 54% ऑफ द वैलिड वोट, तुम किसका 54% निकालोगी? मैं एक बात बोलूं सर आपसे। हम्म अगर मैं भी ये वैलिड इनवैलिड का चक्कर भूल जाऊं, अगर मेरे को 100% वोट हुआ है, ठीक है, हम्म तो आप अभी तक उसके पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो आपने कहा 100% वोटिंग हुई, 100% में से 53% ए ने गेन किए, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 53% माइनस कर देंगे तो लूजर का वोट निकल आएगा कि उसको इतना रहेगा। वो तो करेक्ट? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसमें इनवैलिड हाँ का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है। हाँ, करेक्ट। अब नाउ कमिंग टू दिस पार्ट वेयर वी आर कंसिडरिंग इनवैलिड पार्ट 2। हम्म तो इस पार्ट में जब आप आते हो तो आप बोल रहे हो कि 100% है अपना, उसमें से 10% इनवैलिड हो गया, यानी कि हकीकत में तो 90% में से ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट? तो अब इस 90% में से मुझे ए को भी देना है और बी को भी देना है। ठीक तो है। मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे बोला उसने ए को 54 है, तो मैं बी का 54, निकालने हाँ ठीक है, बोलो बोलो बी आगे। का
जी बी का निकालने के लिए 90 माइनस 54 करूंगी। बिल्कुल भी नहीं करोगे ऐसा तुम। ऐसा तुम करोगे ना दैट्स व्हाट आई जेल एम हो नॉट जाएगा तुमको। अंडरस्टैंडिंग। तो जेल हो जाएगा ऐसा करोगे तो, मैं कसम से एफआईआर कर दूंगा अगर ऐसा करोगे तो। सुनो, वही मैं अगर बोली तो 100 में क्यों जा रहे थे? जी अगर कोई बोलिए। बंदा बोल रहा है कि 54% ऑफ वैलिड वोट, हम्म तो इसका मतलब ये समझ आता है कि 54% मुझे इसका निकालना है। हम्म और 90 का ओके 54% कितना होता है? 54/90, सॉरी 54% ऑफ 90, 48.6। 48.6 बन रहा है। हम्म अगर तुम 90 के रिस्पेक्ट में रख के चलोगे ना तो यहाँ 48.6% बनेगा, तब 54 नहीं ले सकते हो तुम उसको। और अगर ये 48.6 बन रहा है ए वाले का, तब बी वाले का आप कर सकते हो कि 90 माइनस 48.6 गॉट इट, समझा सर। बनेगा, तुमको बनेगा ये 41.4। अब हम्म तुमको इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा जो भी है, हम्म और उस डिफरेंस को इस वैल्यू के इक्वल रखना पड़ेगा जो मैं तुमको मेजोरिटी बताना चाह रहा था। यहाँ पर 800 वोट की मेजोरिटी से जीता है, हम्म ठीक है। तब तुम 48.6 माइनस 41.4 करके मुझे बताओ कितना होगा। मैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं माइनस कर सकता। 7.2। 7.2 7.2 होगा, 6.2 होगा? 7.2 7.2। हाँ तो 7.2। 800 डिवाइडेड बाय 7, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, तो इसी का वैल्यू जो है वो 800 के इक्वल है। अब तुम क्या करोगे, 800 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 100, ठीक है। हम्म तो डालो, एक जीरो और लगा लो मुफ्त में यहाँ पर। हम्म तो अब ठीक है, हो मैं गया। किसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके बता दो मुझे क्या होगा। मैं मेहनत मत करवाओ मुझे ज़्यादा। 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 18, इसको 4 से करोगे 2000 आ 8 जाएगा। से कट जाएगा। ये 9 आएगा, ये 1000 आएगा, ठीक है। 1000 दो जीरो, 1 लाख बाई 9 आ रहा है, हम्म ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, टोटल वोट पोल्ड कितने हुए, ठीक है। अब एक बात ना बस मेरी सुनना, बस उसमें डाउट मत करना, ठीक है। बस जी सुनते जाना। मैंने बोला कि टोटल वोट जितना भी पोल्ड हुआ वो 100% है, 10% मेरा इनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब मेरा टोटल के रेस्पेक्ट में 90% वैलिड है। अब मैंने इतनी बात को बिल्कुल भूल जाओ तुम, ऊपर वाले को, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे पास जो वैलिड वोट है ना, उसको मैंने कंसीडर किया, अगर 54% ऑफ वैलिड वोट बोलता है तो 54% ऑफ वैलिड, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में हम क्या समझा रहे हैं आज तक? 54 आउट ऑफ 100 का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ 54 रखोगे तो वैलिड 100 होगा। ये मतलब होता है ना, बेस जो है ना वो ओरिजिनल पार्ट बताता है कि होल। अगर ये 54 है तो ये होल वाला 100 होगा। तो जब हम्म वर्ड यहाँ पर वैलिड यूज कर रहा है तो इसका मतलब वैलिड को तुमको 100 लेना पड़ेगा, तभी तो तुम विनर को 54 दोगे ना, हम्म ठीक है। तो अगर विनर को तुम 54 दे रहे हो तो लूजर को तुमको कितने देने पड़ेंगे? 46%, ठीक है। अभी बस सुनते जाना तुम लोग। अब मैंने देखा यहाँ पर जो मेजोरिटी बननी है वो बननी है 8% की, और 8% का वैल्यू जो है वो कितना है? 800, 800 ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व किया कि 800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 10,000। 10,000 आएगा, हम्म ठीक है। ये मेरा आ गया 10,000। एक मिनट रुकना जरा, यहाँ कैलकुलेशन हमारा सही है, एक बार क्रॉस चेक करना इसको कैलकुलेटर से। कोई फोन प्लीज, माय फोन, कोई बताना चेक करके इसको कितना होगा? 800 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 100। 11,000 1100 11.111. हाँ वही कह रहा हूँ ना, ये तो अच्छा, अरे हाँ ठीक है, 11,000 1100, तो वही बात हो गई, 100/9 करेंगे तो उतना ही आएगा वो, हाँ ठीक है। करेक्ट है यहाँ तक हमारा। तो ये मेरा 10,000 जो है ना वैलिड वोट, मैंने बोला कि वैलिड वोट जो है वो मेरा टोटल निकल के आया 10,000, ठीक है।
अब जाते हैं हम पीछे। अब अगर मैं बोलूं ये जो 10,000 वैलिड वोट है ना, यही 90% 10,000 इज 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। ये मैं बोलना चाह रहा था तब से कि ये जो मेरा टोटल वैलिड वोट निकल के आया ना 10,000, दिस टाइम दिस 10,000 इज 90% ऑफ टोटल वोट पोल्ड। मतलब जितने भी वोट पोल्ड होंगे अब तुमको इसको 90% के बराबर कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब कि तुमको पता है कि 100% टोटल है, जिसमें से वैलिड जो है वो सिर्फ 90% है, और उसी का वैल्यू यहाँ 10,000 निकल के आया है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, बात वही आ गई 1,00,000/9। इधर भी वही आया था। तो आपको जो है इस तरह से अगर करते हो ना तो इस प्रोसेस से होगा। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है जो 100 में से करना है कि 90 सर में फिर से यही करना वाला इजी है ना जो माही बोल रही थी। है, इसी को डिवाइड कर लो ऐसे करके। आंसर दोनों का सेम ही आना है ना सर? हम्म, आंसर तो सेम ही आना है ना सर? तो जो माही बोल रही थी वो सही बोल रही थी ना? मैं गलत कब बताया? मैं सॉल्व भी तो किया हूँ इससे भी। मैं तो नहीं गया ना अभी FIR करने में, बोला के जाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन वो भी तो सही बोल रही थी। वो बिल्कुल गलत बोल रही थी, पता है। अगर तुम 54 तुम देखो, माही की बात सुनते हैं हम। माही मेरे बोल को रही क्यों ला रहे हो थी, यार? सुनो सुनो, माही बोल रही थी अगर 54% विनर को मिलता वैलिड वोट का, तो माही बोल जी रही थी 90 माइनस 54 तो 36 हो जाता। इसका जी, डिफरेंस अगर आप करते तो 18% बनता, वो और पूरा 820 सॉल्यूशन बनता। अलग चला जाता। पूरा ही गलत हो गया था, उसमें तो पक्का जेल हो जाते फिर तुमको। ठीक है। तो स्क्रॉल बैक करना सर पहले वाले स्क्रीन में एक बारी। हम्म, ओके। ठीक है। तो ये वाला जो मैं प्रोसेस सेकंड वाला बताया हूँ ना, ये प्रोसेस में सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि अभी तो बात सिर्फ आई है इनवैलिड की। ठीक है। अभी तुमको आगे जाके और भी प्रॉब्लम आएंगी इसमें, तो उस तरह की प्रॉब्लम में अगर आप इस तरह से सेग्रीगेट कर पाते हो ना तो काम आसान होता है। जब इस तरह से सेग्रीगेट करते हो ना तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं जी तुमको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। अब देखो उसमें क्या तूफान बचेगा तुम्हारे वाले मेथड से। बोलता है कि मैं क्वेश्चन ही पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को, बेहतर रहता है अगर होगा यहाँ क्वेश्चन तो। ये क्वेश्चन पढ़ो लास्ट वाला। बोलता 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। 10% ने तो कास्ट ही नहीं किया, जितनों ने कास्ट किया उसका 10% जो है वो इनवैलिड हो गया है। अब उसके बाद होता है सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% मिलता है and won by the majority of 1620 votes the number of voters enrolled on the voters list। तो अब तुमको इसमें समस्या पता क्या आएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टोटल लिस्टेड कैंडिडेट जो थे वो 100% थे, ठीक है। तुमने बोला कि इसका जो 10% है उन्होंने कास्ट नहीं किया, मतलब 10% नॉट कास्टेड। 90 बचे। इसका मतलब हुआ 90% लोगों ने कास्ट किया वोट। ठीक है। 10 इनवैलिड। अब बोलता है इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गया। अब तुम 90 में से 10 अगर माइनस कर रहे हो ना तो वो गलत हो जाएगा। तुमने 90 का 10% माइनस करना है, क्योंकि जितने लोगों ने कास्ट किया उसी का तो इनवैलिड देखोगे, टोटल का इनवैलिड थोड़ी देख लोगे। तो बेस 90 रहेगा। हाँ, बेस 90 रहेगा तो 10% ऑफ 90 जो है वो 9% होगा। तो इसका मतलब ये होगा ये इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि 81% जो वोट है मेरा वो वैलिड होगा। अब तुमको बोलता है कि विनर कैंडिडेट को 54% ऑफ वैलिड वोट मिला। तो अब तुम इसको या तो यहाँ सेग्रीगेट करो, 54% निकालो 81 का। तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा 54% ऑफ 81, इसको सॉल्व करो, यहाँ निकालो 46% ऑफ 81, या फिर आप जो इसका निकलेगा उसमें से माइनस कर सकते हो। बताओ मुझे कितना आएगा। 4374 नहीं सॉरी 43.74
क्या बात कर रही हो 54%. तुम? 54. 43.7 हाँ, इसका? 43.74 is 54% of हाँ 81. ठीक है, 43.74 इसका कितना आ रहा है? माइनस कर दो 81 में से। 37.26. 37.26 ठीक है। अब इनका तुम मेजोरिटी देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अभी इसको माइनस करके बता दो मुझे। बोलो। अभी तुम कृष्णा है, कृष्णा हो गया जो कैलकुलेशन बता रही हो? हाँ सर. ठीक है चलो, तुम्हारी आवाज पहचान ली मैंने। हाँ 6 कितना आ रहा है? point 6.48. 6.48 का डिफरेंस है, एंड दिस इज इक्वल टू 1620। Yes. ठीक है, तो Yes. तुम क्या करोगे, 1620 डिवाइडेड बाई 6.48 इंटू 100। तो ये तुम्हारा ना टोटल के रिस्पेक्ट में चल रहा था कि तुमने 100 से 90 बनाया, 90 से 81 बनाया, 81 को भी बांट दिया, तो इसका मतलब ये टोटल के उसमें चल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 25,000. 25,000। ठीक है, अब तुमको मैं इसी इसी प्रोसेस को ना दूसरी साइड फॉलो करके दिखाता हूँ कि 100% लिस्टेड है, ठीक है, 10% ने नोट कास्टेड किया, तो इसका मतलब 90% लोगों ने जो है वो कास्ट किया। 20,000 to ठीक है, अब इसका भी आप 10% कम करोगे तो वो 9% होगा, मतलब 81% लोगों ने वैलिड वोट किया, वैलिड। मतलब वैलिड हुआ इतने लोगों का, ये इनवैलिड है। तो ये तुम्हारा वैलिड हो गया। अब तुम इसको ना यहाँ तक के डेटा को भी भूल जाओ ऊपर वाले को, ठीक है। अब हम नई शुरुआत करते हैं कि वैलिड वोट अगर बोलता है 54% ऑफ वैलिड वोट, मतलब इस वैलिड का 54%, तो ये अगर 54% है तो लूजर का होगा 46%। ठीक है, इसका तुम डिफरेंस देखोगे वो होगा 8% का, और वही होगा 1620 के इक्वल। तो 1620 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 जो तुम करोगे ना, उससे तुम्हारा वैलिड वोट निकल के 20,000 to आएगा। 50. तो इसको डिवाइड तुम करोगे तो ये बनेगा 20,250। तो मुझे पता चला मेरा वैलिड वोट जो है वो 20,250 निकला है, एंड दिस 20,250 इज इक्वल टू दिस 81% 81। ऑफ द लिस्टेड कैंडिडेट। तो अब तुम वहां सॉल्व करोगे 2250 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100, तुम्हारा 25,000. बहुत इजीली 25,000 आ जाएगा। तुमको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा कि 54% ऑफ 81 निकालो, फिर 46% निकालो, उनका डिफरेंस डेसिमल में देखना पड़ेगा, डिवीजन भी डेसिमल में करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये प्रोसेस आप लोगों को बता रहा था। तो तुमको ये वर्ड का वो चीज याद रखना कि 54% ऑफ द वैलिड का मतलब है कि अगर आप 54 आउट ऑफ 100 लिखते हो, कि 54 आउट ऑफ 100 ऑफ वैलिड का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड वैलिड है ना, इसको अगर आप 100 लोगे ना तब ये 54 है, और अगर आप इसको यहाँ 90 कंसीडर करोगे या 81 कंसीडर करोगे तब ये वैल्यू आपकी 43.74 उसका आती 54 निकालना पड़ेगा। है। यस, तब तुमको उसका 54% निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes. चलो, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सर्वे बेस्ड होते हैं। जैसे बोलता है इन सर्वे 40% houses contain 2 or more people. Of those houses containing only one person, 25% were having only a male. What is the percentage of all houses which contain exactly one female and no male? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा स्टेटमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि गलती ना स्टेटमेंट की वजह से ही होती है यहाँ पर ना। तो ये एक मिनट जरा, पढ़ लिया सबने पहला वाला क्वेश्चन? एक बार डेटा मुझे बताना क्या है। इन सर्वे 40% ऑफ बोल 2 और मोर पीपल। देखो, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाओ, कुछ बोलता है कुछ ये नहीं बोलता है। मतलब 40% ऐसे घर हैं जिसमें 2 और मोर पीपल है, तो इसका मतलब ये होता है कि 60% हमें खुद से लेना पड़ेगा कि 60% में
ओनली 1% है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, 25% वर हैविंग ओनली अ मेल। अब तुम देखोगे 25% ऑफ दिस निकालना पड़ेगा तुमको, ऑफ ओनली 1 60। वाले का। तो इसका 25% कितना होता है, 15। और इसी को अगर आप नंबर रख के करते हो तो और काम थोड़ा आसान होता है कि अगर 100 लोग हैं तो इसका मतलब 100 में से 40 ऐसे हैं जो 2 और मोर है, मतलब 100 घर हैं, 100 हाउसेज हैं यहाँ पर ना, लोग बोल रहा हूँ गलत, हाउसेज की बात हुई है यहाँ पर। तो उसमें से 40 हाउस ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 60 हाउसेज ऐसे हैं जो वहाँ पर ओनली 1% रहता है। तो 60 का तुम 25% निकालोगे तो परसेंट में 15 बनेगा और नंबर में 15 हाउसेज बनेगा, ठीक है। ये उसने बोल दिया। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। बताओ कितना होगा। 60 में से 45 15 माइनस, 60 में से 15 माइनस 45%। क्यों, अब तुम देख लो, मैंने बोला यहाँ टोटल हाउसेज मैंने लिया 100 में 40 ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, 60 ऐसे हैं जिसमें ओनली 1% है, 60 में से 15 लोग ऐसे हैं जिनमें मेल है। इसका मतलब बाकी के बचे हुए जो 45 घर हैं फीमेल। उसमें फीमेल होंगे, ओनली 1 फीमेल, क्योंकि सेकंड पर्सन होने का मतलब ही नहीं है। अब उसने बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज, तो इसका मतलब आपको 45 आउट ऑफ 100 देखना पड़ेगा क्योंकि ऑल हाउसेज जो है वो 100 है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज, इस वैल्यू का बताना है। तो 45 आउट ऑफ 100 मतलब 45% वहां पर मेरा आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर बना होता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसेज, what percentage of the houses containing only 1 person are females, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मैं देखता कि 45 ऐसे घर हैं जहां पर फीमेल है, ठीक है, ओनली 1 फीमेल सिंगल। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसेज विद ओनली 1%, मतलब टोटल वहां पर बेस बनता 60 आपका, फिर इनटू 100 करते तो वहां आंसर हमारा होता है 75%। जबकि सर ये उसका, करने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है 25%। हाँ ये करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि 25% अगर ओनली वो हैं तो मेल वाले हैं 75 तो फीमेल। बाकी के बचे हुए 75% जो है वो फीमेल हो गए। अगर आपको डेटा बेस पे लेके चलना है तो वो इस तरह से भी अगर आप देखोगे तो वो 75% ही बनेगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था उसने व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज, मतलब बेस जो मेरा बनेगा वो ऑल हाउसेज बनेगा, मतलब 100 वाला। 45 आउट ऑफ 100 मतलब 45%, ठीक है। सर इसमें ऐसे कोई हाउसेस नहीं हो सकते जिसमें कोई भी ना हो। नहीं, जब उन्होंने ऐसा बोला है ना, इसने क्या बोला, 40% हाउस में 2 और मोर पीपल ऑफ दो, हाँ अगर नहीं मेंशन है तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि कम से कम एक है या उससे ज्यादा है। ओके। उसे वेन डायग्राम से भी कर सकते थे सर। ना, वेन डायग्राम का इसमें वही नहीं है, रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में ना। चलो अब सर जैसे एक डाउट था कि सर अगर ऑल हाउसेस है तो 100 होगा ना, 60 क्यों लेंगे? 60 कहाँ लिया मैंने, ऑल हाउसेस पे तो 100 ही लिया, 45 आउट ऑफ 100। अच्छा सर आप उसे दूसरा एक्सप्लेन कर रहे थे, ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड था कि व्हाट एग्जांपल है। परसेंटेज ऑफ द हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1% आर फीमेल्स, ठीक तब है। वहां पर 45 आउट ऑफ 60 होता। और फिर वहां ठीक है में सर। करने की जरूरत भी नहीं थी, वहां पर वैसे ही सॉल्व हो गया था क्योंकि उसने बोला था कि 1%, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ उसने कि ऑफ द हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1% 25% वर हैविंग ओनली अ मेल, मतलब 1 हाउसेस का अगर यहाँ 25% मेल है तो बाकी का बचा हुआ 75% फीमेल होगा। लेकिन क्वेश्चन उसने ऑफ ऑल द हाउसेस पूछा था, इसलिए मैंने 45 आउट ऑफ 100 किया है, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन, बोलता है इन अ विलेज ऑफ 1200 पॉपुलेशन 30% are illiterate and 60% are poor. 30% illiterate and 60% are poor.
1200 लोग हैं टोटल। 1200 का 30% कितना होता है बोलो? 360। तो 360 लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, तो इसका मतलब बाकी के जो बचेंगे आपके 840 जो बचेंगे वो लिटरेट होंगे। लिटरेट होंगे। और पुअर कितने परसेंट बोला है, 40 या 60? 60% आर पुअर। तो 60% आर पुअर का मतलब हुआ कि भैया चल जा, 720। 60% पुअर का मतलब हुआ कि 1200 में से 720 लोग जो हैं वो पुअर हैं। गरीब है। इसका मतलब होगा 40% लोग जो होंगे वो होंगे रिच। 40% ऑफ 1200 कितना होता है, 480। अब उसने बोला है इफ 20% ऑफ द रिच पॉपुलेशन आर इलिटरेट देन हाउ मैनी ऑफ द पुअर पॉपुलेशन आर इलिटरेट। बोलता है कि 20% ऑफ द रिच पॉपुलेशन आर इलिटरेट का मतलब क्या हुआ कि 48 इंटू 2 कर दोगे। 20% ऑफ द रिच का मतलब ये बिल्कुल मत कर देना, इसका आधा मत कर देना। 20% ऑफ द रिच का मतलब 480 का 20% तुमको निकालना, वो होगा 96। ठीक है। और टोटल इलिटरेट है 360, तो तुम इसमें से 360 माइनस माइनस 96 कर दोगे, कितना आएगा? 264। यही आएगा ना, देखो क्रॉस चेक करके। हाँ सर 264। ये आ गया 264। अब तुम देखोगे कि 264 अब पुअर पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो 264 अपॉन 720 अपॉन 720 इंटू 100। तो तुमको नंबर में वहाँ पूछा होगा इसलिए उसने 1200 दिया है, और क्वेश्चन नंबर में कि परसेंटेज में। देन हाउ मेनी ऑफ पुअर पॉपुलेशन आर इलिटरेट, यहाँ परसेंटेज निकालना ही नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि हाउ मेनी, मतलब 264 सीधा आंसर। पर अगर परसेंटेज पूछता तो हम ऐसे कर देते 264 आउट ऑफ 720 इंटू 100। 200। 1 मिनट। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला जो है रेशो ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, ये कुछ नहीं है, आप सब लोग जानते हो। जैसे अगर ये बोलता है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो ये आप लोग सब रेशो बनाना जानते हो। ए टू बी का रेशो क्या होगा, इनवर्स हो जाता है कि 30:20 है ना, 3:2। इसी चीज को हम एक सिंपल उसमें बताते हैं कि अगर इनका रेशो 2:3 है ना परसेंटेज का, तो नंबर का रेशो ना इसका इनवर्स हो जाता है, दैट इज 3:2। तो ये मुझे नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो उसको। अगर ये 2:3 होता है तो वो नंबर का रेशो ना इनवर्स हो गया 3:2 हो जाता है। अदरवाइज रेशो में हम ये करते हैं ना कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी का मतलब होता है 2a इज इक्वल टू 3b। अब जब आप a टू b का रेशो बनाते हो तो अगर ये b इधर आएगा ना नीचे, तो 2 इधर नीचे चला जाता है, दैट इट बिकम्स 3:2। तो बेसिकली इनवर्स ही हो गया ना। वहां पर मैं और ज्यादा ये इस तरह में ज्यादा दिमाग ना लगा के मैं बोलता हूँ कि जो भी यहाँ परसेंटेज का तुम्हें रेशो मिले उसका इनवर्स कर दो तो तुमको हो जाता है, ठीक है। जी। तो अब जैसे एक बात तो पूछेगा कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो उनके उसका नंबर का रेशो क्या होगा, तो तुम बोलोगे 3:2। अब तुम्हें अगर दोनों का सम दे दिया कि बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2000, और स्टेटमेंट दे दिया कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो पूछेगा कि a का वैल्यू कितना होगा और b का वैल्यू कितना होगा। तो वहां पर जब तुम्हें a प्लस बी 2000 दिया हुआ है, तुम्हें रेशो मिल गया a टू b का 3:2, तो तुम ऐसे कर सकते हो ना कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2000। x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 2000, 400। तो 400 आ गया। तो यहाँ 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ, 1200।
जाएगा और ये 800 आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्लस इसमें एक तरह का क्वेश्चन और भी होता है, अगर मैं बोलूँ कि इफ क्वेश्चन उधर से ही देख लेते हैं शीट में से तो बेहतर होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ये वही है, द सम ऑफ टू नंबर इज 2490, 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5 ऑफ अदर। तो वही चीज है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना, कि सिर्फ डिवाइड करना है, रेशो बना के, परसेंटेज का रेशो बना के नंबर का उसका इन्वर्स हो जाएगा, फिर उसमें डिवाइड कर देना है। वैसे ही ये है कि जी 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, और इनका सम इतना गिवन है तो बी का वैल्यू कितना होगा। तो थोड़ा कुछ अलग सा क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बोलता है इफ 25% ऑफ a number is subtracted from second number, the second number reduced to its 5/6, what is the ratio of the first to the second number? तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि when I subtracted 1/4 of A from B, तो B कितना हो गया 5/6, ठीक है। तो 5/6 का मतलब ये कितना कम हो रहा है, 1/6 कम हो रहा है। बोलो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/4 ऑफ A इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बी, कि मैंने जब जितना वैल्यू 1/4 में से कम किया, अगर वही सेम वैल्यू जब मैं बी से कम करता हूँ तो आप उसका 1/6 कम हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बी। तो वहां पर आपका ए टू बी का रेशो जो बनेगा वो बनेगा 1/6 अपॉन में 1/4, और इसको जब आप सॉल्व करते हो कि 1/6 इंटू 4 करके 4/6 हो जाता है, 4/6 2/3 2/3, वहां पर आपका आंसर हो जाता है 2/3। ठीक है, तो ये बहुत आसान वाला कंसेप्ट था, केवल बस वैल्यूज इस तरह से आप खुद से डिवाइड कर सकते हो कि जो भी आपको रेशो मिलेगा उस रेशो में बांट दो। सिर्फ ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा टेढ़ा था कि जब आप किसी में ये वाला एक और बात बताना प्लीज, 46 पहला नाम बताओ, बोलो बोलो नाम। या प्रिया। प्रिया, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर अपनी सैलरी का 25%, ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी में से कट करूंगा, तो जितना मेरी सैलरी का 25% है, अगर मैं तुम्हारी सैलरी में से उतना पैसा कट करूं तो तुम्हारी सैलरी ना 20% से कम हो जाती है, ठीक है प्रिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 50%, अगर मैं ए हूँ तो 25% ऑफ ए, और तुम बी हो तो 20% ऑफ बी बोल सकता हूँ मैं इसको। अगर मैंने 25% अपनी सैलरी का तुम्हारी सैलरी से जब कम किया कि तुम्हारी सैलरी 20% से कम हो गई, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि मेरी 25% तुम्हारे 20% के बराबर है, मतलब Yes. मेरी सैलरी का 25% तुम्हारी सैलरी के 20% के बराबर है। तो हमारा सैलरी का रेशो क्या होगा, ये अगर रेशो 5:4 है तो सैलरी का रेशो 4:5 हो जाएगा। हाँ, वो यहाँ पर हुआ था कि मैंने किसी नंबर का 1/4 जब किसी दूसरे नंबर से माइनस किया तो वो नंबर 5/6 बन गया, इसका मतलब 1/6 कम हो गया उसका। इसका मतलब मैं होगा कि 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बी, और उससे रेशो बन जाएगा तुम्हारा 2:3। ठीक है प्रिया, Yes, I got it. चलो। नेक्स्ट तुम्हारा जो है ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एप्रिसिएशन। जैसे एप्रिसिएशन इज इक्वल टू इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन इज डिफ्लेशन। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने शायद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी ने शायद पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि अगर करंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज अगी, जो जैसे मेरी अभी 1 लाख है, ठीक है, और ये 10% पर एनम से बढ़ता है। अब तुम इसको दिमाग चाहे, फटने वाला है। क्या फटने वाला है? कौन कौन था ये, क्या फटने वाला था? गजब लोग हो यार तुम भी, मतलब मस्त कॉमेडी करते हो। चलो बढ़िया, बता देना अगर कुछ फटने वाला, मैं पहले ही बंद कर दूंगा सिस्टम। एक कुछ साइबर क्राइम करने वाला हूँ कोई। चलो, जैसे चाहे ये पॉपुलेशन है, ठीक है,
और चाहे ये किसी गाड़ी का वैल्यू है। तो अगर ये पॉपुलेशन है तो हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। गाड़ी का वैल्यू है तब भी एप्रिसिएशन अगर बढ़ रहा है, और यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि गाड़ी का वैल्यू एप्रिसिएशन होता हो, बट फिर भी जो भी वट एवर कंसेप्ट सेम चलेगा। मतलब 10% पर एनम से अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 साल के बाद जो नया वाला नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,10,000। ठीक है, क्योंकि अगर 1 लाख पे 10,000 अगर बढ़ाना है तो मतलब 10,000 इंक्रीज होगा और वो 1,10,000 बन जाएगा। अब 1,10,000 तो बन गया। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर सेकेंड ईयर में जब 10% इंक्रीज होगा ना, तो वो इस 1 लाख पर नहीं होता, इस 1,10,000 पे होता है। क्योंकि जो भी करंट ईयर का पॉपुलेशन है ना किसी विलेज का, तो उसी पे ही 10% बढ़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जो 10% बढ़ेगा वो तुम्हारा कितना बढ़ेगा, 11,000। इसमें तुम बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा 1,21,000। उसके बाद अगर थर्ड ईयर में फिर से अगर 10% बढ़ता है तो वहां पर क्या तो होगा, बेस ही हो जाएगा 1,21,30 वाला। 12,100 बढ़ेगा। तो वहां पर 1,33,100 रुपीज। इस तरह से होता क्या है कि हर बार आपका वैल्यू जो है चेंज होता चला जाता है। और यही सेम कंसेप्ट जो आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आपको किसी को आइडिया है थोड़ा सा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे आपका नंबर प्रिंसिपल बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज होने वाला पार्ट वो बढ़ता चला जाता है। अब तुम सोचो अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता और आपने 1 लाख अगर वो किसी को लेंड किया मनी एज ए बैंक, तो पहले साल अगर आपको 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके अगले साल आपको 11, उसके अगले साल 12, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ सालों के बाद कितने उसमें चला जाएगा इसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट लगता है इसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में। अब यही चीज अगर डिफ्लेशन या डेप्रिसिएशन हो रहा होता, डेप्रिसिएशन हो रहा होता अगर, ये जिसको हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब डिफ्लेशन नहीं बोलते हैं बेसिकली, वो कंसेप्ट वैसा टाइप का सेम है। तो अगर जैसे 1 लाख है, 10% कम हो रहा है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 90,000। फिर 10% कम हो रहा है तो अब मतलब पहले साल कम हुआ 10,000, अब 90,000 का 10% कम होगा तो 9,000, तो 81 बचेगा। इसका फिर 10% कम करोगे तो 81,000 नहीं, 8100 कम होगा। तो इसमें से माइनस करके मुझे बता दो कितना बचेगा। ये बनेगा ना 72,900 यस सर। इफ आई एम राइट। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, जैसे अब ये तुम लोग सोच रहे होंगे यार इतना कब तक हम इस चीज को करते रहेंगे ऐसे ना, तो उसके लिए ना एक नॉर्मल सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर ये वैल्यू को अगर मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे पी है, तो मैंने आपको बहुत बार मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर मुझे पी को 110% बढ़ाना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, 110/100। ये मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूँ सभी लोगों को। आवाज कट गई सर, फिर से बोलिए। मतलब मैं बोला कि अगर ये वैल्यू तुम्हारा पी है जी। और मुझे इसको 10% से बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110/100 से। ठीक है, और 12 करना होता तो 112 करना होता। 12% से बढ़ाते तो 112/100 करते। जी ओके। अब हुआ क्या, अब ये पूरे पे बढ़ेगा, अब इसका 110/100 बनाओगे आप, फिर 110/100, मतलब जितने भी साल के लिए आपको बढ़ाना है उतने साल के लिए आप इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। क्या मल्टीप्लायर होगा, 110/100, क्योंकि ये 11/10 बनेगा। और 11/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 से बढ़ना। सर एक बार फिर से बताना, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब मैं बोला कहाँ से बताऊं फिर से, सर डेप्रिसिएशन वाला से एक बार बता दो। वेरी नाइस। डेप्थ मतलब जैसे यहाँ बढ़ रहा था ना जिस तरह से ऊपर वाले में, इसी तरह से नीचे वाले में कम होता है कि पहले 1 लाख से 10,000 कम हुआ, 90 बचा, फिर 10% जो लगेगा 90 पे लगेगा, फिर 10% लगेगा तो 81,000 पे लगेगा, इस तरह से कम होता चला जाएगा। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका, कि अगर आप इसको पी मानते हो, जो इनिशियली पॉपुलेशन था या जो भी वैल्यू था, अगर आप इसको पी मानते हो
तो अगर तुमको इसको 10% से बढ़ाना तो P इंटू 110/100 करोगे एक साल के लिए, ओके और जितने भी साल के लिए ना उतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक तो तुमको पता चल तो जाएगा कि बेसिकली जो इनिशियल पहले वैल्यू आई वो हमारी P इंटू 100 आई, तो उसके ऊपर हमने 110 मतलब 10% और इंक्रीज किया, तो हम 110/100 से उतना मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हाँ जितनी बार हमें इंक्रीज करना है, हाँ राइट? हर बार हम 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब It यहाँ can be पर 10, 11, 12, different also for per year, sir. अगर डिफरेंट होंगे तब हम यहाँ पर जैसे अगर 10, 11, 13 इस तरह से, तो फिर यहाँ जी। पर जैसे 10 ले रहे हो तो यहाँ 111 लोगे, यहाँ 112 लोगे, तो लेना पड़ेगा। जैसे हर साल पहले 10 बढ़ रहा है, फिर 11, फिर 13, ऐसे अगर बढ़ता है तो हम करेंगे P इंटू 110/100 इंटू 111/100 इंटू 112/100 इंटू 113/100, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी परसेंट से बढ़ रहा है हम 100 के ऊपर उतना ही बढ़ाएंगे उसको। जी सर। इस तरह से मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो जी। अगर कम करने वाली बात है, तो कम करने वाली बात का मतलब ये हुआ अगर ये P है तो P में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 90/100, क्योंकि अब मुझे 10% से कम करना है। अगेन 90/100, अगेन 90/100, तो ये तो हो गया कांस्टेंट वाला। और यही तुम्हारा अगर ऊपर जैसा होता तो P इंटू, पहले केस में तुम करते 90/100, दूसरे केस में करते 89/100, तीसरे केस में तुम 12% कम कर रहे हो तो मतलब 88/100, तो इस तरह से जो है वो चलेगा। जी सर। चलो अब एक चीज और, जैसे अगर मैं तुमको बोला कि तुमको ये वाला पॉपुलेशन सपोज करो नहीं दिया, इनिशियल पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको ये दिया हुआ है कि 10% का ग्रोथ रेट है एंड आफ्टर 3 ईयर जो है वो ये बन जाता है 1,33,100, और तुमको निकालना है कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या रहा होगा, ठीक है। तुमको पता है P इंटू 110/100, P इंटू 110/100, 110/100 करके तुमने जो है यहाँ तक इज पहुंचाया इक्वल है। टू उतना आंसर आने वाला है। अगर तुमको 1,33,100 को वापस अगर P पे लेके जाना तो तुम क्या करोगे, इन्वर्स कर देते हो मल्टीप्लायर, 100/110 करोगे। वैसे ही यहाँ पर है, अगर तुमको बोला कि ये वाला इनिशियल वैल्यू अगर नहीं गिवन है ये वाला, और तुमको बोला कि 10% से डेप्रिसिएशन हो रहा है एंड आफ्टर 3 ईयर जो है वो 72,900 बन जाता है, तब तुम क्या करोगे 72,900 इंटू 100/90, इसको इन्वर्स कर दोगे बस। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जो जा रहे थे उससे जो भी मल्टीप्लायर था वापस आने में उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 100/90 इंटू 100/90 करने से तुम इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 लाख, इस केस में भी, और इसको भी सॉल्व करने के बाद आपको 1 लाख ही मिलेगा। ओके सर। ओके सर। सर ऐसा डिस्काउंट के लिए भी होता है ना? मतलब जब हम कई बार मिंत्रा या कहीं पे हम देखते हैं कोई शॉपिंग ऑनलाइन है तो उसमें कई बार रहता है 50% डिस्काउंट प्लस 5% एडिशनल। हाँ वो मैं बताता हूँ, रुको, लोगों में मेरा गलत टॉपिक डिस्काउंट ही है। डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है, डिस्काउंट टाइप्स के होते हैं जी। एक तुम्हारा एडिशनल डिस्काउंट होता है, एक तुम्हारा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। जी। एडिशनल डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर तुमको 40% डिस्काउंट मिल रहा है और तुमको बोला कि 10% एडिशनल डिस्काउंट देगा अगर, तो इसका मतलब होता है तुमको टोटल डिस्काउंट जो है ना 50% मिल जाता है। दूसरा जो है सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या बोलता है कि अगर तुमको 40% मिल रहा है और 10% तुमको और मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिस्काउंट होगा ये सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उस केस में जो तुमको एक्चुअल में जो डिस्काउंट मिलता है वो किस तरह से मिलता है। यहाँ तो क्या होगा कि अगर तुम्हारा एडिशनल के केस में अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 40% का डिस्काउंट कर रहे थे तो तुमको वो 60 रुपये का सेल कर रहे थे, तो उसने 10 रुपये और कम कर दिया तुम्हारे लिए, तो 50 का दे दिया तुमको, ठीक है। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि अगर तुम्हारा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 40 वो कम कर रहे हैं, 60 हो रहा है,
अब तुमको बोला 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट और दे दिया, तो अब जो वो अगला डिस्काउंट लगेगा ना वो इस पर लगेगा 60। वो 60 पे लगेगा। 60 का 10% माइनस होगा 6, तो तुमको वो प्रोडक्ट वो 54 का मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है 46 कि डिस्काउंट। आपको जो है 46 का डिस्काउंट मिला और वहाँ 50 का मिल रहा है। तो जी। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जो डिस्काउंट है ना, एडिशनल डिस्काउंट भी सक्सेसिव डिस्काउंट बन जाता है, और वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से वो करना पड़ता है। जैसे अगर बोलता है शॉपकीपर अलाउ एन additional discount of 10% over 40% discount given earlier। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अगर हमारे पास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 40% का डिस्काउंट, मुझे प्रॉपर क्वेश्चन का लैंग्वेज अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं दिखा दूंगा अगर हुआ तो। इसका मतलब ये होता है कि 40% का डिस्काउंट देने के बाद आप उस पर एक और एडिशनल डिस्काउंट दे उस वैल्यू के ऊपर, तो वहां के इसमें आपका एडिशनल डिस्काउंट भी जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट बन जाता है ना। मतलब ये हुआ कि आपने पहले 40 दे दिया और जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू बनी, हाँ यहाँ पर बनता है ए शॉपकीपर अलाउज एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ओवर डिस्काउंटेड वैल्यू आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%। इस तरह से क्वेश्चन होता है कि ओवर डिस्काउंटेड वैल्यू अगर मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो उस केस में ये एडिशनल वर्ड भी जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का काम करता है। ठीक है, उससे भी बड़ा फैक्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। कॉस्ट प्राइस पे अगर कोई डिस्काउंट देने की सोच रहा है, ऐसा किसी का बिजनेस करने का मन है, तो पैसा मुझे थोड़ा दे सकते हो लगाने के लिए कहीं। चलो, ये दिखता है ना मुझे ऑब्वियस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं वो दूंगा डिस्काउंट दूंगा तो मेरा मकान बिकने में ना 1 हफ्ता लगेगा मुश्किल से। चलो, अब जैसे बोलता है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर दो अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हो तो देखने में तो ये दिखता है 45 है ना, लेकिन आप पहले 100 से 20% कम करोगे तो 80 बचेगा, फिर 80 का 20% कम 25% कम करोगे तो कितना बचेगा 60। तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट तुमको मिला है ना 40 का ही मिला है। यहाँ तो ये मतलब हुआ इसका। टोपी पहनाने का तरीका। यस, तो सक्सेसिव डिस्काउंट टोपी पहनाने के लिए होता है कि वहां पर आपको लगेगा। अब तुम सोचो ना, इससे बड़ा बेवकूफ क्या बना सकते हैं। एक जगह मैं देखा था, वहां लिखा था कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। इससे बड़ा बेवकूफ कोई क्या बना सकता है कि कोई सोचेगा यार फ्री मिल रहा है इधर तो। अब तुम सोचो ना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है सेकंड वाला, ये उन्होंने छोटे से में लिखा होता है यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट। वैसे ज्यादातर सेल पे वो क्या लिखते हैं 80% डिस्काउंट। हम खुश होके उस शोरूम में जाते हैं और जब बहुत करीब से हम जाके पढ़ते हैं ना, छोटे से वर्ड में लिखा होता है अप टू का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है ना उस पर डिस्काउंट होता है सिर्फ 5%। और जो प्रोडक्ट उन्हें वो होता है ना स्टॉक क्लियरेंस वाला सेल जो होता है, वहां तुमको जो कचरा कबाड़ा मिलेगा ना उस पर होगा 80% डिस्काउंट। उनका सारा जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको शोरूम में बुलाने का होता है। ठीक है, अब तुम सोचो इस वाले डिस्काउंट के केस में जो 50-50 की बात कर रहा है, मतलब 100% डिस्काउंट दे रहा है ये। पर तुम सोचो पहला अगर 100% वैल्यू है एमआरपी, पहला डिस्काउंट देने के बाद तुम्हारा ये कितना बचेगा 50 बचेगा, 50। और 50 का 50% देगा तो 25 पे सेल हो जाएगा। और हमें क्या लग रहा है वहां पर फ्री बट रहे हैं। चलो, क्यों फ्री दे रहा है वो, 50% डिस्काउंट दिखा रहा है डिस्प्ले पे, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू पे मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट 1500 का परचेस करके 2500 में अगर सेल करना है
तो व्हाट विल आई डू कि मुझे तो 1000 का प्रॉफिट हो जाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका एमआरपी सेट करूँगा। एक शोरूम में अगर बैठा हूँ मैं अच्छी जगह, तो मैं एमआरपी सेट करूँगा 10,000 सीधे ही। और फिर उसको और ज़्यादा थोड़ा बेवकूफ़ी करने के लिए मैं करूँगा 50 + 50% डिस्काउंट। यहाँ पर मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट, क्योंकि ये वाला वर्ड तो दिखेगा नहीं दूर से, और इन दोनों वर्ड को देख के मेरे शोरूम में लगेगी भीड़। ठीक है, और उसके बाद मस्त से आराम से मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने का सेल होगा, 2500 का। अब अगर 2500 का ही मुझे सेल करना था, तो इसका मतलब हमने क्या है, टोपी पहना दी कस्टमर को, मेरा काम हो गया, मुझे मिल गया 1000 प्रॉफिट। और वो भी प्यार से देके गए कस्टमर, बिना किसी बार्गेनिंग के, खुश होके गए कि हाँ भाई हमें अच्छा डील मिला है, मतलब इतना कम डिस्काउंट पे जो है। सर जो आपने ये 50% + 50% वाला बताया है, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि तो अंत में मतलब एट द एंड ऑफ द डे कितना टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, तब क्या हम ये 25% और प्रीवियस वाले को ऐड करते हैं, या ऐसा Yes. नहीं करना होता है, गलत होता है? नहीं नहीं, 75% डिस्काउंट बोलेंगे। इन टोटल जो मिला हमें वो मिला 75, क्योंकि जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मतलब जी 100% वैल्यू वाला प्रोडक्ट अगर मुझे 25% वैल्यू में मिल रहा है, तो इसका जी मतलब ये है कि 75% में डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब मुझे सब ठीक लोग है। ना एक क्वेश्चन बताना, सिर्फ जो पुराने 2-4 बच्चे हैं उनको छोड़ के सब लोग एक क्वेश्चन बताना कि इफ आई एम कंटिन्यूसली गिविंग 25% डिस्काउंट, 25% सक्सेसिव डिस्काउंट बेसिकली। ठीक है, तो आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी डिस्काउंट्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 0। ये क्वेश्चन मुझे फटाक से बता दो जल्दी। अगर मैं कंटिन्यूसली अगर 25% के डिस्काउंट देता रहता हूँ, मतलब ले लो जितने लेने हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 0। कितने डिस्काउंट देने के बाद वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 पे सेल होगा, बेसिकली 0 हो जाएगी। सर बता दो। कौन बता रहा, बताओ, नाम बताओ पहले मुझे। कृष्णा। कृष्णा तुम तो मत बताओ, अभी रुक के बताना। सर बस ऐसे बस कैलकुलेशन का माही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, कैलकुलेशन का ऐसे रहेगा कि अगर मैंने 100 रुपए मान लिया और फिर उसका 25% निकाला, जो आंसर आया 25 आया, फिर उसका फिर भी उस 25 25 का कम करो। 25 निकालेंगे, ऐसे करके बढ़ना है ना? हाँ, जो आता जा रहा है ना उसमें से 25% कम करते जाओ। जी सर। और ऐसा करते करते जब थक जाओ ना, तब मुझे बताना। बोलो, कोई तो बोलो, मैं अब नाम बोलूंगा जरा। तन्वी बताओ। समृति आहूजा, अभी तुमने रिसेंटली ज्वाइन किया, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। समृति, तो मतलब समझ तो वो आ गया कि 25% सक्सेसिवली कम करते रहेंगे, बट फिर कुछ शॉर्टकट जो है कि वो एक फॉर्मूला लगा के एकदम हो जाएगा, वो नहीं समझ आ रहा। अभी देखो हाँ तुमको मतलब ऐसा ऐसा जल्दी जा फॉर्मूला जाए। लगेगा, तुम सोचोगे ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है कि दुनिया में। रुचिका बताओ। प्रिया यादव बताओ। प्रज्ञा, जल्दी जा रहे हैं सर। लंबी जा तो रहा है ना। बेसिकली जो ओरिजिनल वैल्यू है क्यों 100, मजे ले रहे हो? तो उसमें 125/100 इंटू पावर में कर देंगे जितनी टर्म अच्छा, चाहिए। तुमने अभी एक पीछे एक वर्ड सुना, किसी ने पीछे से बोला क्यों मजे ले रहे हो, उसका डेफिनेशन थोड़ा समझो, क्यों मजे ले रहे हो। मेरे को बोल रही है वो ना, और मैं हकीकत में ले रहा हूँ, सच बताऊं तो। कृष्णा बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेवर। कभी नहीं होगा ये, 0 कभी भी नहीं होगा। सारी जिंदगी तुमको 25% के डिस्काउंट देते हुए हो जाएगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? कि जब जब तुम 25% डिस्काउंट दोगे, तो रिमेनिंग 75% हमेशा आपके उस पे रहेगा, एसपी पे। मतलब रिमेनिंग 75% हमेशा बचेगा, ये 0 कभी नहीं होगा।
है ना भाई। जब भी तुम डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे मैंने 100 किया, 100 से 75 बन गया, उसका 25% कम किया तो 17.5 बनेगा ना इसका 25%, नहीं कम बनेगा और भी 18.125, तो ये तुम्हारा 58 के आसपास आएगा। फिर 25% कम करोगे तो 44 के आसपास आएगा। तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट कभी खत्म होगा? बताओ, कभी नहीं होगा ना रिमेनिंग वाला पार्ट तो खत्म। क्यों? जब भी मैं 25% के कितने भी डिस्काउंट लगा दूं, रिमेनिंग वाली साइड पे 75% कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो आपका 1 ही रुपया लास्ट में जाके क्यों ना बचे। 1 रुपये पे भी 25% कम करोगे तो रिमेनिंग 0.75 तो बचेगा ही ना। रुपये चल रहा था, अब 0.75 पे चल पड़ेगा। तो डेसिमल 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 आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल में चला जाएगा, बट ये कभी जीरो नहीं होगा। किस परसेंटेज पे जीरो होगा? किसी पे नहीं होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट पे किसी भी परसेंटेज पे जीरो नहीं होगा, एडिशनल पे जीरो हो सकता है। 100%. whether it is 25%, हाँ, 100%. तुम कोई भी परसेंट ले लो, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आप 100% लगा रहे हो तो फिर वो सक्सेसिव डिस्काउंट है नहीं। सक्सेसिव के लिए किसी एक सेकंड डिस्काउंट की जरूरत है, और अगर वो नहीं है तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट है ही नहीं। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का असली रोल कब शुरू होता है? 1 साल के बाद। क्यों? पहले साल में जितना भी इंटरेस्ट लगना है वो तो प्रिंसिपल पे लग रहा है ना, तो वही वही सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है, वही कंपाउंड पे लग रहा है। तो जब उसका रोल ही 1 साल के बाद शुरू होता है, तो यहाँ भी तो रोल एक डिस्काउंट के बाद ही शुरू होगा ना सक्सेसिव का। ठीक है, तो इस तरह से होता है डिस्काउंट वगैरह का केस ना। अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। जैसे अगर तुमको एक सेल गिवन है, ये भी बहुत लिखा होता है वहां पर, बाय 5 गेट 3 फ्री, तो मुझे बता दो यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? कभी सोचा है इस बात को? भाई अगर तुमको कोई बंदा अगर फ्री दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट फ्री दे रहा है कुछ परचेज करने पे, तो उसका मतलब बेसिकली वो डिस्काउंट में काउंट करके चलता है उस फ्री वाले आइटम को। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ है यहाँ बताना जरा। 37.5%. कैसे किया? कृष्णा तुमको नहीं बताना है। सर सही है कि नहीं? हाँ 37.5 ही होगा। ऐसी ऐसी चीजों को ना सोचा करो। जैसे 37.5 पता है कैसे? जैसे तुम सोचो, अगर तुमने 100 रुपए का एक आर्टिकल परचेज करना था, ठीक है, 3/8. तो उसने बोला अगर आप 5 आर्टिकल परचेज करते हो, इसका मतलब आप 500 पे कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुमको ना 8 आर्टिकल दे देगा वो, 8 आर्टिकल या 8 प्रोडक्ट दे देगा, 800। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक आर्टिकल का प्राइस अगर तुम्हारा 100 रुपए है, तो 8 का कितना होगा? 800। 800 रुपए। तुम्हें मिल गया वो 500 में, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? 300 रुपए का डिस्काउंट मिला है आउट ऑफ 800, क्योंकि आपका हमेशा MRP वाले उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो ये 3/8 इंटू 100 अगर करोगे तो बनेगा 37.5%। ठीक है। होता क्या है कि कभी भी शॉपकीपर अगर आपको कोई भी कमोडिटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है बेनिफिट, जैसे आपने कई बार आप मार्ट वगैरह में जाते हो, बिग बाजार वगैरह में जाते हो, वहां पर कहता है 5,000 की अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको एक लंच बॉक्स फ्री मिलेगा, आपको 5 kg शुगर फ्री मिलेगा। तो वो उसको ना मतलब डिस्काउंट की फॉर्म में काउंट कर लेते हैं बेसिकली। अब जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ एक रैकेट है, उसका MRP ना 30 रुपीज है, ठीक है, ₹30 का एक रैकेट है। मैंने क्या किया, आपको 15% डिस्काउंट दे दिया इस पे। तो 15% ऑफ 30 कितना होता है? 4.5। 4.5 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दिया, और 4.5 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना बचेगा? 25.5। अब हुआ क्या, उसके बाद मैंने क्या किया कि 1.5 रुपीज की एक शटल दे दी साथ में उसके।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1.5 रुपीज का शटल मैंने दे दिया तो अब रैकेट तुम्हें कितने का पड़ेगा, 24 रुपीज का। और उसके बाद बोलता है स्टिल गेन 20% इन ट्रांजैक्शन, कि एक शॉपकीपर है जिसने रैकेट का एमआरपी डाला हुआ 30 रुपीज, 15% का डिस्काउंट देता है, 1.5 रुपीज का एक शटल कॉक साथ में देता है, और उसके बाद जो है वो 20% जो है वो उसको तब भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन होता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट का, ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये भी पूछ सकता है कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी। मोर देन सीपी, तो सबसे पहले तो हमें एमआरपी व्हाट परसेंट मोर देन सीपी तो हम बाद में बताएंगे, पहले हमें सीपी ही बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया अगर 20% के प्रॉफिट के बाद अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को 24 का सेल करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि सीपी आपका अगर 100% रहा होगा, 20% वहाँ प्रॉफिट हुआ होगा, और आपका जो एसपी बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा, वो कितने का बनेगा, 120% का। और वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 24 रुपये, क्योंकि जितने पे भी सेल कर रहा है वो सेलिंग प्राइस ही है ना। तो तुमको पता चला कि 24 रुपये पे सेल करने पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब दिस 24 रुपीज इज 120% ऑफ सीपी। तो वही करोगे तुम सर बट इस प्रोसेस में हम लोग डिस्काउंट कैसे मतलब देखेंगे? डिस्काउंट तो देख लेना हमने एमआरपी पे शुरू में, उससे उसी से तो 24 लेकर आए ना हम। ठीक है भाई, हाँ सर। हाँ अगर ये तो मैंने पहले प्रोसेस एक कर चुका था मैं ऑलरेडी, 15% डिस्काउंट किया तो इतना बचा, 1.5 का शटर कॉक दे दिया, तो इसका मतलब 24 का प्राइस पड़ रहा है मुझे रैकेट का। अब हुआ क्या कि उसके बाद भी 20% का गेन हो रहा है, तो इसका मतलब दिस 24 इज 124, वो सॉरी 120% ऑफ सीपी। इसको आप सॉल्व करोगे तो सीपी तुम्हारा आ जाएगा 20 रुपीज। सीपी तुम्हारा आ रहा है 20, एमआरपी तुम्हारा 30 है। अब इस क्वेश्चन का अगर तुम आंसर करना चाहते हो तो सीपी तुम्हारा 20, एमआरपी 30, तो कितना ज्यादा है, 10 आउट ऑफ 10। 20 into 100 is equal to 50% के एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी, मतलब 10 ज्यादा आउट ऑफ सीपी, क्योंकि मोर देन जिसके साथ होता है वही बेस बनता है। तो 10 आउट ऑफ 20 into 100 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, बाकी इसका बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है हम मतलब डिस्काउंट वाले सेक्शन का, ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मतलब डिस्काउंट था, इसका बाकी डिटेल में थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह हम प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन में देखेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं ये डिस्काउंट वाले से? बोलो। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय 21%, a man able to buy 10.5 kg more in rupees 200. मेरा कर्सर ही नहीं चल रहा है, एक मिनट जरा। हाँ ठीक है, आगे बोलो। What is the reduced price of the product? जैसे बोलता है कि 21%, ये मैं कल ही बताया था कुछ लोगों को, 21% प्राइस कम होने से, किसी को याद है ये, बताना जरा कल वाले बच्चे। 200 हाँ सर। रुपीज, हाँ 200 रुपीज में मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलता है कृष्णा, 10.5 kg। 10.5 kg. देखो इस तरह का क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाओ। जैसे मैं मार्केट ना 200 रुपये लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ना कोई भी 200 रुपये में एक्स क्वांटिटी देता है वो, अब x प्लस 10.5 दे रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या, 21% से ना प्राइस कम हो गया, मतलब जो एक्स क्वांटिटी है वो अब मुझे कम पैसे में मिलेगी। तो होगा क्या कि अगर मुझे एक्स क्वांटिटी ही रिक्वायर्ड है तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो मुझे वापस दे देगा।
तो हाँ। आप देखोगे 21% ऑफ 200 कितना होता है, ₹42। 42। तो वो कहने लगा आपको जो एक्स क्वांटिटी चाहिए वो मिल रहा है आपका 200 माइनस 42 मतलब 158 का मिल रहा है। आप 42 वापस ले जाओ, क्वांटिटी आपका पूरा ही आ जाएगा जितना पहले आ रहा था। मैंने उसको बोला एक काम करो तुम मुझे 42 वापस मत दो, जितना भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ रहा है उतना दे दो। तो उसने क्या किया, 10.5 मुझे x प्लस 10.5 kg दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10.5 kg मिला ये 42 रुपीज के उस पे मिला ना, वैल्यू पे। हाँ। तो अगर 42 रुपीज में मुझे 10.5 kg मिलता है तो रिड्यूस प्राइस पे मिलता है ये ना, नए वाले प्राइस पे ना। हाँ। तो मेरा रिड्यूस प्राइस है, और रिड्यूस प्राइस कितना आता है, 4 रुपीज पर kg। ठीक है कृष्णा, हाँ सर। रिड्यूस प्राइस ही पूछा था ना। हाँ। इन केस अगर तुमको ओरिजिनल प्राइस पूछा होता तो वहां पर तुम क्या करते कि ओरिजिनल प्राइस अगर तुम्हारा रहा होगा 100%, 21% से डिक्रीज हुआ तो रिड्यूस प्राइस कितना बनेगा, 79%। और इस 79 को 4 तुम is 79%. 4 के इक्वल रख लोगे। तो ओरिजिनल निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 4 by 79 इंटू 100 79 कर into दोगे 100 तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल। मतलब ये अप्रोच होता है ओरिजिनल निकालने के लिए। भाई मुझे टाइम बताओ क्या हो रहा है। 10. 10। 10 बज गया। तो ये ना तुम्हारे दो एक फैक्टर्स